एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया है और आपकी स्टडीज भी बहुत अच्छी चल रही है। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, जो कि है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11, ये जो दो चैप्टर्स है ना, 11 और 12, ये दोनों मिला के अगर एमपी बोर्ड की बात की जाए तो 12 नंबर की यूनिट होती है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ज्यादा लंबा चौड़ा इसमें कुछ नहीं पढ़ना, बहुत छोटी छोटी सी यूनिट है। जहां आप बात करें यूनिट नंबर 1, 2 की, तो शुरू में जो यूनिट्स दी गई हैं, जिसमें आपने पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन पढ़ा, फिर उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी कि मानव जनन, फिर मानव स्वास्थ्य और रोग, ये बड़ी बड़ी यूनिट को मिला के 16 नंबर का आपका तैयार हुआ। फिर वंशागति, विविधता के सिद्धांत, वंशागति का आणविक आधार, विकास चैप्टर जो है, इन तीनों को मिला के फिर 16 नंबर का। अगर आप उनसे इसकी तुलना करें तो ये बहुत छोटी सी यूनिट है, जो दो चैप्टर से मिला के एक यूनिट बनेगी और जल्दी खत्म हो जाएगी। और कितने नंबर का है? 12 नंबर का। और अगर आप अदर बोर्ड की बात करें, सीजी की या फिर बिहार में तो खैर अभी पेपर चल रहे हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इधर फिर और यूपी, तो इन सभी में फिर अलग अलग, हर जगह का अलग अलग है, बट चैप्टर सभी में है। ठीक है, तो जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। जैसे सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि जैव प्रौद्योगिकी है क्या। ठीक है, जब जैव प्रौद्योगिकी आपको समझ में आ जाए तो हम आगे डिस्कस करेंगे आनुवांशिक अभियांत्रिकी क्या है। फिर इसके बाद हम आएंगे बेटा प्रतिबंधन एंजाइम, एंडोन्यूक्लियस जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनकी कार्यप्रणाली कैसी होती है। प्रतिबंधन एंजाइम जब पढ़ के हो जाए तो हम बात करेंगे डीएनए पुनर्योगज तकनीक क्या है, रेप्लिकेट डीएनए जो है वो हम कैसे प्राप्त करेंगे, डीएनए पुनर्योगज तकनीक या पुनर्योगज डीएनए तकनीक इसे कहा जाता है, उल्टा लिख दिया मैंने। ठीक है, तीसरा फिर हम बात करेंगे जीन क्लोनिंग के बारे में। जीन क्लोनिंग वाला क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, बहुत बार पूछा जाता है, जीन क्लोनिंग क्या है, इसकी उपयोगिता समझाइए। फिर इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो इसी चैप्टर में आपको मिलेगा बेटा प्लाज्मिड, जिस पर हमने 1 शॉट भी बनाया है। ठीक है, सॉरी 1 मिनट शॉट भी बनाया है। प्लाज्मिड क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, इसके अंतर्गत आपको वाहक और वांछित जो वर्ड है, वाहक डीएनए, वांछित डीएनए, वाहक जीन, वांछित जीन, आपको इन्हें डिस्कस करना है। फिर आगे जब आप पहुंचोगे तो इसी से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, पीसीआर सिद्धांत, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या है, इसकी कार्यप्रणाली, इसकी उपयोगिता क्या है, समझाइए। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें इस चैप्टर में डिस्कस करने हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आज हमें पहले इस चैप्टर की बेसिक डिटेल समझनी है कि जैव प्रौद्योगिकी मतलब क्या। और वैसे भी ये क्वेश्चन टिप्पणी में या फिल इन द ब्लैंक में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आइए पहले समझते हैं कि जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है। बायोटेक्नोलॉजी इसका इंग्लिश नेम है। ठीक है, और ये जो बायोटेक्नोलॉजी वर्ड है ना बेटा, इस वर्ड को सबसे पहले 1919 में दिया था कार्ल एरेकी, कार्ल एरेकी। चलिए पहले हम समझते हैं बायोटेक्नोलॉजी क्या है। जैव प्रौद्योगिकी क्या है, तो वह टेक्नोलॉजी, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें जीवधारियों, मतलब जो छोटे बैक्टीरिया हैं या और भी जीवधारी हैं, हम उनकी बात करेंगे, जीवधारियों या उनसे प्राप्त एंजाइम्स का उपयोग करके, ठीक है, उनसे प्राप्त एंजाइम्स का उपयोग करके, किसके लिए? हमारे लिए। ठीक है, हमें ही चाहिए, जो भी चाहिए हम हमारे लिए बना रहे हैं, उपयोग करके मनुष्य के लिए उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं।
ठीक है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें विभिन्न जीवधारी, वो बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वो और भी दूसरे बड़े एनिमल हो सकते हैं, इन सारे जीवधारियों से या फिर उनसे हम प्राप्त करेंगे उनके एंजाइम्स, उनका डीएनए, उनका जीन, उसको प्राप्त करके आप उसको फेर बदल करके हमारे लिए यानी कि मनुष्यों के लिए उपयोगी उत्पाद हम बनाएंगे, प्राप्त करेंगे, और इसी प्रक्रिया को हम जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी बेटा कहा जाता है। जैव प्रौद्योगिकी को ही इंग्लिश में बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी जो वर्ड है, ये जो वर्ड है ना बायोटेक्नोलॉजी, ये वर्ड सबसे पहले दिया गया था कार्ल एरिकी नामक साइंटिस्ट के द्वारा, और ये वर्ड इन्होंने दिया था 1919, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, उसी सन में कार्ल एरिकी ने बायोटेक्नोलॉजी वर्ड दिया। आपसे एग्जाम्पल में या फिर वन वर्ड या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप कहीं पे भी उठा के पूछ सकता है। तो जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी क्या है? सिंपल 2 लाइन की अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए, 1 नंबर में ये क्वेश्चन आ जाए, तो आप कैसे लिखेंगे कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें विभिन्न जीवधारियों या फिर उनसे प्राप्त एंजाइम्स का, उनके डीएनए, जीन या विभिन्न गुणसूत्र का उपयोग करके हम मनुष्य के लिए उपयोगी उत्पाद, जैसे बहुत सारी मेडिसिन, बहुत सारे टीके बन रहे हैं, ये सभी जिस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम प्राप्त कर रहे हैं, उसी टेक्नोलॉजी को कहा जा रहा है बेटा जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी। अब इसी से रिलेटेड आपको एक और वर्ड देखने को मिलेगा जो कि है बेटा आनुवांशिक अभियांत्रिकी। ठीक है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी, यहाँ पे हम बात करेंगे आनुवांशिक अभियांत्रिकी जिसे कहा जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग, अब ये जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है बताइए? जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या कर रहे हैं कि जैसे हमने बायोटेक्नोलॉजी में क्या किया कि हमने सिर्फ नाम दे दिया कि हम किसी प्रोसेस से भैया जीवधारी या उनके एंजाइम्स को प्राप्त करके उनमें फेर बदल करके उत्पाद प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, उत्पाद प्राप्त किया, और जो उपयोगी उत्पाद हमने प्राप्त किया है, जिस विधि के द्वारा प्राप्त किया है, उस विधि को ही कहा हमने जैव प्रौद्योगिकी। अब हम समझते हैं आनुवांशिक अभियांत्रिकी को। ये जो आनुवांशिक अभियांत्रिकी है बेटा, ये जैव प्रौद्योगिकी की ही नई शाखा है। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी ही की नई शाखा का नाम है आनुवांशिक अभियांत्रिकी। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहे हैं? पहले आपने सिंपल वे में पढ़ा कि हम क्या कर रहे हैं, जीवधारी या उनके एंजाइम्स को का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के उपयोगी उत्पाद प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी क्या करेंगे? अभी आप एंजाइम और जीवधारी के अलावा, एंजाइम और जीवधारी के अलावा उन जीवधारी के अंदर जो डीएनए या जीन है, जीवधारी के अंदर जो डीएनए या जीन है, आप वो प्राप्त करोगे। अभी हमने सिर्फ जीवधारी या एंजाइम्स की बात किए थे, अब आप उसके अंदर पहुंचो, आपको एडवांस टेक्नोलॉजी में जाना है। जेनेटिक इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी की ही नई ब्रांच का नाम है, लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं? इसमें विभिन्न जीवधारी के डीएनए या जीन को प्राप्त कर रहे हैं, इस डीएनए या जीन में फेर बदल कर रहे हैं, और फेर बदल करके हम नया उत्पाद बना रहे हैं। नया उत्पाद, लेकिन आप इसे कहोगे उपयोगी उत्पाद। ठीक है, नया लेकिन उपयोगी उत्पाद हम प्राप्त कर रहे हैं, और इसी प्रक्रिया को हम आनुवांशिक अभियांत्रिकी या जेनेटिक इंजीनियरिंग कह रहे हैं। ठीक है, पहले वाले में ज्यादा एडवांस कुछ नहीं था, लेकिन अब क्या हुआ, जैव प्रौद्योगिकी एक नई शाखा डेवलप हुई जिसे आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहा गया, और इस शाखा में हमने जीवधारी से उनके अंदर का जेनेटिक मटेरियल प्राप्त किया, जिसे हमने कहा डीएनए या जीन, और जब हमने इसको प्राप्त कर लिया तो आपको इसमें फेरबदल करके फिर कुछ नए नए उत्पाद बनाने हैं। या तो इनमें फेरबदल कीजिए,
या फिर इनके विभिन्न ऊतक, विभिन्न डीएनए खंड ये प्राप्त कीजिए और इनमें फिर आप क्या कीजिए, फेरबदल कीजिए और फेरबदल करके हमें नए नए उत्पाद प्राप्त करने हैं। फॉर एग्जाम्पल आज के समय में विभिन्न टीके, इंसुलिन एंड ये जो बन रहे हैं ना, बहुत सारे टीके बन रहे हैं, इंसुलिन की दवाइयां बन रही है, ये सारी इसी प्रोसेस के थ्रू बन रही है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू ही बन रही है। जैसे हमको पूरे चैप्टर में पढ़ना है, हमें पुनर्योगज डीएनए तकनीक पढ़नी है, हमें जीन अभियांत्रिकी, जीन क्लोनिंग पढ़नी है, हमें प्लाज्मिड पढ़ना है, पीसीआर थ्योरम पढ़ना है, वो सब इसी पे बेस्ड है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर का नाम है ना, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत और प्रक्रम, कि आप क्या क्या नया डीएनए या जीन में फेरबदल करके बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, उसके लिए आपको किस किस चीज की जरूरत पड़ रही है, आपको इस पूरे चैप्टर में वही पढ़ना है। और फिर इसका जो अगला चैप्टर है, आपने जब यहाँ वो चीजें बना ली तो अगले चैप्टर में आप पढ़ोगे कि आप उसका उपयोग कहाँ कहाँ कर रहे हो, कौन कौन से क्षेत्र में पढ़ रहे हो, जिसको कहा जाएगा जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, कि हमें उसकी उपयोगिता कहाँ कहाँ देखने को मिल रही है। तो समझ में आ रहा है चैप्टर आपको क्या बोल रहा है, पहले वो समझ गए तो आगे आपको चैप्टर को पढ़ने में थोड़ी सी आसानी होती है, नहीं तो आपके दिमाग के ऊपर से जाएगा। अब भी जब मैं आपको प्रतिबंधन एंजाइम पढ़ाना चालू कर दूंगी तो ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। हमने पहले समझा जैव प्रौद्योगिकी क्या है, डेफिनेशन आपके सामने है, इससे रिलेटेड एक जो वर्ड है इसी का इंग्लिश ट्रांसलेशन है बायोटेक्नोलॉजी। और इस शब्द को सबसे पहले किसने बोला था, किसने दिया था, तो कार्ल एरेकी ने 1990 में। ठीक है, 1919 में। फिर आया आनुवंशिक अभियांत्रिकी, जिसे जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं, और इसे जैव प्रौद्योगिकी की नई शाखा के नाम से भी जाना जाता है। इस शाखा में हुआ क्या कि हमने जीवधारी को पूरा गायब नहीं किया, उस जीवधारी से उसके एंजाइम के अलावा उसका डीएनए या जीन अलग कर लिया, और इस डीएनए या जीन में फिर हमने फेरबदल की, थोड़ी सी अपडेट की, कुछ चेंजेस किए, चेंजेस करके एक नया प्रोडक्ट हमने बनाया। और उस नए प्रोडक्ट को प्राप्त करने के लिए जिस मेथड का यूज किए हैं उसका नाम ही है आनुवंशिक अभियांत्रिकी। यहाँ तक क्लियर। अब हम समझते हैं इसी के आगे, चूंकि हमें जीन क्लोनिंग समझनी है, पुनर्योगज डीएनए तकनीक समझनी है, तो उसको समझने से पहले अब हम समझते हैं कि प्रतिबंधन एंजाइम क्या है, प्रतिबंधन एंजाइम कैसे उपयोग में लाए जाते हैं। चलिए अब हम समझते हैं बेटा प्रतिबंधन एंजाइम, जिसे एंडोन्यूक्लियस भी कहा जाता है। आपको सीधे सीधे पूछेगा कि प्रतिबंधन एंजाइम क्या है, इन पर टिप्पणी लिखिए, या आगे जाकर आपको इनका उपयोग बहुत सी जगह मिलने वाला है, इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा। आपको पूरे चैप्टर में एंडोन्यूक्लियस या प्रतिबंधन एंजाइम कई जगह देखने को मिलेंगे, जैसे कि रेप्लिकेशन तकनीक में, या फिर जीन क्लोनिंग में, या रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक में, पुनर्योगज प्रोटीन प्राप्त करने में, इन सारी जगह पे आपको प्रतिबंधन एंजाइम देखने को मिलेगा। ठीक है, इसीलिए अभी से अच्छे से समझ में जाओ ताकि आगे आपको कोई दिक्कत ना आए। तो प्रतिबंधन एंजाइम क्या है और ये किसमें पाए जाते हैं, पहले आप ये समझिए। प्रतिबंधन एंजाइम जीवाणु कोशिका में पाए जाने वाले विशिष्ट एंजाइम हैं। ठीक है, किसमें पाए जाते हैं ये, जीवाणु कोशिका में पाए जाने वाले विशिष्ट एंजाइम हैं। अब इनका काम क्या है कि इनको इतनी विशिष्टता मिल गई, तो बेटा ये क्या करते हैं, जब भी कोई जीवाणु के ऊपर, ये मान लो कोई जीवाणु है और इस जीवाणु के ऊपर जब कोई बैक्टीरियोफेज यानी कि जीवाणु भोजी आक्रमण करता है ना, तो जैसे ही जीवाणु भोजी ने आक्रमण किया, इस जीवाणु के अंदर ये अपना आनुवांशिक पदार्थ यानी कि अपना डीएनए छोड़ देगा। ठीक है, ये है जीवाणु, और जीवाणु के अंदर अपनी खुद की कोशिका होती है, तो होगी जीवाणु कोशिका। फॉर एग्जांपल मान लो ये है ई कोलाई, ईस्टीरिया कोलाई जीवाणु है, और इसके ऊपर कोई जीवाणु भोजी आक्रमण कर रहा है। तो जब कोई जीवाणु भोजी जीवाणु कोशिका पर आक्रमण करेगा तो कैसे ये सामने वाले को अपने वश में करेगा, तो क्या करेगा, जीवाणु भोजी जिसे कहा जाता है बैक्टीरियोफेज, ये बैक्टीरिया का भक्षण कर लेता है ना।
बैक्टीरिया का भक्षण कैसे करता है, तो ये अपना डीएनए इसे दे देगा, इसके डीएनए में इसका वाला डीएनए मिल जाएगा और ये जो जीवाणु है ये इस विषाणु के जैसा व्यवहार करने लग जाएगा। इस प्रकार बैक्टीरियोफेज यानी कि ये जो विषाणु होते हैं ये जीवाणु का क्या करते हैं, भक्षण करते हैं। ठीक है, कैसे किया, तो अपना आनुवांशिक पदार्थ इसे दे दिया। अब होता क्या है, जैसे ही इसने अपना डीएनए दिया, जीवाणु कोशिका के अंदर इसका डीएनए पहुंचा और ये डीएनए इसका डीएनए इसके डीएनए में मिल गया। ठीक है, जैसे ही मिला तो मान लो कुछ ऐसी सिचुएशन थी GAATTC। ठीक है, GAATTC और ये जो छोर है ये है बेटा कौन सा वाला छोर, 5-3। कौन सा वाला छोर, 5-3। ठीक है, अब इसके अपोजिट में किसे जुड़ना चाहिए, तो G के अपोजिट में कौन जुड़ेगा, ग्वानिन के अपोजिट में कौन जुड़ता है, C, एडेनिन के T, T के A, T के A, फिर C के G। इस प्रकार एक सीक्वेंस यहाँ पे निर्मित हुआ। अब इस पूरे छोर में हम मान लें अगर कि इतना हिस्सा जो है, इतना हिस्सा आकर मिला है किसका, बैक्टीरियोफेज का। ये वाला हिस्सा जो है ये आकर मिला है किसका, इस बैक्टीरियोफेज का, और ये वाला जो हिस्सा है ये किसका है, पुराने वाले का, पुराने वाले ई कोलाई का। अब ये जो है ये ई को R1 का ही एग्जांपल लिया है मैंने। ई को R1 जो है एक प्रकार का प्रतिबंधन एंजाइम स्रोत है। आप इस स्रोत में ये देखो, ये एक प्रकार की श्रृंखला निर्मित हुई, 5-3 श्रृंखला है, इधर रहेगी 3-5 श्रृंखला। अब होगा क्या कि ये वाला तो पुराना सीक्वेंस है और ये वाला आके जुड़ गया, तो ये जो जुड़ा हुआ हिस्सा है ना, ये जुड़ा हुआ हिस्सा ही पूरा एक साथ अब बैक्टीरिया के अंदर है और ये बैक्टीरिया किसके जैसा व्यवहार करने लग जाएगा, अब विषाणु के जैसा। और इससे बचाने के लिए इसकी बॉडी के अंदर, जीवाणु कोशिका के अंदर एक प्रकार का एंजाइम उपस्थित है। अब ये एंजाइम क्या करेगा, ये जो आके जुड़ा है ना हिस्सा, इस जुड़े हुए हिस्से को काटकर अलग कर देगा और ये वाला हिस्सा जो है ऊपर वाला GAATT और नीचे C, इतना हिस्सा अलग हो जाएगा बेटा, और नीचे वाला जो हिस्सा है TTAAG और इधर ऊपर क्या है C, ये वाला हिस्सा अलग हो जाएगा। मतलब ये दोनों छोर अलग अलग हो गए। इस प्रकार के विदलन को कहा जाता है चिपचिपा विदलन। ठीक है, जिससे चिपचिपे सिरे उत्पन्न हुए हैं, चिपचिपे सिरे उत्पन्न हुए हैं मतलब आके कोई भी इससे आसानी से चिपचिपे सिरे उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, अब इस प्रकार के विदलन को चिपचिपे सिरे उत्पन्न करने वाला विदलन यानी कि तोड़ने वाला विदलन हम कहेंगे। लेकिन पहले, इसके पहले हुआ क्या, देखो, प्रतिबंधन एंजाइम एक प्रकार के एंजाइम है जो जीवाणु कोशिका में पाए जाने वाले विशिष्ट एंजाइम हैं। और ये एंजाइम क्या करते हैं, ये एंजाइम जैसे ही जीवाणु कोशिका पर कोई विषाणु आक्रमण करता है, जिसे हम बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी कहते हैं, तो उस विषाणु के आक्रमण से जीवाणु की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। जैसे ही इसका अनुक्रम अंदर पहुंचा, ये उस अनुक्रम को तोड़कर अलग कर देंगे और एक हिस्सा अलग, दूसरा हिस्सा अलग, तो ये जो जीवाणु है अपना वाला डीएनए खंड सुरक्षित कर लेगा और विषाणु वाला डीएनए खंड अलग हो जाएगा। इस प्रकार प्रतिबंधन एंजाइम जो है ये विषाणु के आक्रमण से जीवाणु को बचाते हैं और ये जो हैं ये एक प्रकार से डीएनए श्रृंखला को काटने का काम करते हैं। डीएनए के अंदर कौन होते हैं बेटा, न्यूक्लियोटाइड, और ये जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं ये आपस में किससे बंधे होते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बंध से। किससे बंधे होते हैं,
फॉस्फोडाइएस्टर बंध से। ये श्रृंखला पूरी ऐसी होती है, आपस में चेन बंधी हुई होती है। इस बंधी हुई चेन को तोड़कर अलग करने का काम, और तोड़ेंगे कहाँ से, जहां पे फॉस्फोडाइएस्टर बंद होगा। एक तरफ की नाइट्रोजनी क्षार का दूसरे तरफ की नाइट्रोजनी क्षार का, यानी कि एक तरफ की न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला दूसरे तरफ की न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से जुड़ी होगी। और ये जो न्यूक्लियोटाइड है आपस में किससे बंधे होंगे, फॉस्फोडाइएस्टर बंध से। तो इस फॉस्फोडाइएस्टर बंध को तोड़ा जाएगा और तोड़कर इसके न्यूक्लियोटाइडों को अलग कर दिया जाएगा। तो एक प्रकार से ये विषाणु को जीवाणु से जुड़ने नहीं दे रहे हैं, विषाणु को जीवाणु से जुड़ने नहीं दे रहे हैं। तो चूंकि ये विषाणु का आक्रमण जीवाणु पे होने से बचा रहे हैं, कौन, एंजाइम, विषाणु से जीवाणु की रक्षा कर रहे हैं, इसको इससे जुड़ने से रोक रहे हैं, इसीलिए इन्हें नाम दिया गया है प्रतिबंधन। बंध लगाने वाला, किसी के प्रति बंध लगाने वाला एंजाइम ही है प्रतिबंधन एंजाइम। और चूंकि ये एक प्रकार से न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला को काटने का काम कर रहे हैं, इसीलिए इसे एमिनो एसिड श्रृंखला को काट रहे हैं ना, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं बेटा, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम भी इन्हें कहा जाता है। क्या क्या नाम हो गए, प्रतिबंधन एंजाइम क्या कर रहे हैं, डीएनए के विशिष्ट अनुक्रम स्थल की जांच कर रहे हैं कि कहाँ से नई वाली श्रृंखला जुड़ी है, उस श्रृंखला को, जहां से वो श्रृंखला जुड़ी है उस श्रृंखला को वहां से काटकर दोनों श्रृंखलाओं को अलग अलग कर दे रहे हैं। इसीलिए इन्हें, चूंकि ये न्यूक्लियोटाइड को काटने का काम कर रहे हैं, इसीलिए प्रतिबंधन एंजाइम को बेटा आणविक कैंची भी कहा जाता है। आणविक कैंची, या आणविक को और क्या बोलोगे आप, आणविक कैंची या आणविक चाकू। ठीक है, आणविक कैंची या आणविक चाकू। या ये कौन सी स्ट्रक्चर है, रासायनिक संरचना, रासायनिक स्ट्रक्चर, केमिकल कंपाउंड है ये। तो दूसरा नाम इसका ये भी होता है बेटा कि इसे रासायनिक चाकू भी कहा जाता है, केमिकल नाइफ, रासायनिक चाकू। एक नाम और है इसका, क्या है, एंडोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस, न्यूक्लियस। एक और नाम लिखा हमने, क्या लिखा, इसका नाम है प्रतिबंधन एंजाइम। ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। तो ये जो एंजाइम है, चूंकि ये खुद, प्रतिबंधन एंजाइम खुद उन स्थलों की पहचान करते हैं जो आकर नए जुड़े हैं और उनको अलग कर देते हैं। तो चूंकि ये इन अनुक्रमों की पहचान करके उन्हें अलग करते हैं, इसीलिए इन्हें और क्या कहते हैं, तो इन्हें पैलिंड्रोमिक भी कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ठीक है, पैलिंड्रोमिक क्यों कहते हैं इन्हें, कि क्या कर रहे हैं, ये एंजाइम डीएनए के विशिष्ट अनुक्रम स्थल की पहचान करके उन्हें अलग अलग करने का काम कर रहे हैं। तो ये स्वयं पहचान स्थल, जो स्थल है जो जुड़ा है उसकी पहचान करने का, उसको आइडेंटिफाई करने का काम कर रहे हैं, इसीलिए इन्हें पैलिंड्रोमिक नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है, तो जहां पे ये जुड़ा हुआ हिस्सा है उसकी पहचान करके उस अनुक्रम को अलग करना। ओके, ठीक है। चलिए, हमने क्या समझा कि प्रतिबंधन एंजाइम क्या है। प्रतिबंधन एंजाइम जीवाणु कोशिका में पाए जाने वाले विशिष्ट एंजाइम है, जो कि जीवाणु कोशिका की विषाणु भोजी से, जीवाणु भोजी के आक्रमण से या जीवाणु से रक्षा करते, विषाणु से, है ना, जीवाणु कोशिका यानी कि जीवाणु की बैक्टीरियोफेज यानी कि विषाणु से क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। इन्हें जीवाणु भोजी भी कहते हैं, जो आके जुड़ रहा है। अब इसकी रक्षा कैसे कर रहे हैं, तो इसका जो डीएनए अनुक्रम अंदर प्रवेश किया हो, वो जैसे ही जुड़ा उसको जुड़ने से या तो रोकेंगे, या अगर वो जुड़ गया तो उस स्थल को काटकर ये अलग कर देंगे, ताकि जो पुराना वाला डीएनए है वो सुरक्षित रहे, नया वाला डीएनए आकर यहाँ ना जुड़े। ठीक है, अब प्रतिबंधन एंजाइम को आणविक कैंची, चूंकि ये न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला को काटने का काम कर रहे हैं, इसीलिए इन्हें आणविक कैंची या रासायनिक चाकू भी कहा जाता है। और आगे जब भी हम जैव प्रौद्योगिकी में
डीएनए में फेरबदल करके, जीन में फेरबदल करके, काट पीट के, जोड़ के कोई नया उत्पाद बनाएंगे, तो डीएनए श्रृंखला को काटने के लिए या न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला को काटने के लिए जिस एंजाइम का उपयोग हम करेंगे, श्रृंखला को काटकर अलग करने के लिए जिस एंजाइम का उपयोग हम करेंगे, उस एंजाइम को ही कहा जाएगा बेटा प्रतिबंधन एंजाइम या एंडोन्यूक्लियेज। ऑप्शन बना बना के पूछता है यहाँ से कि प्रतिबंधन एंजाइम क्या है, तो डीएनए की श्रृंखला को काटने वाले एंजाइम या न्यूक्लियोटाइड चेन को काटने वाले एंजाइम। कहाँ से काटते हैं ये, तो जहां पे फॉस्फोडाइस्टर बंद होता है उसी बंद को ये काटकर अलग कर देते हैं ताकि एक श्रृंखला दूसरी श्रृंखला से अलग हो जाए। ठीक है, अब इनका और नाम क्या है, तो चूंकि केमिकल कंपाउंड यानी कि न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला को काटने का काम कर रहे हैं, इसीलिए इन्हें रासायनिक चाकू भी कहते हैं। अब ये दो प्रकार का विदलन उत्पन्न करते हैं, पहला तो ये वाला बेटा कॉर्नर से काट दो, और दूसरा हम इसको सेंटर से बीचों बीच से काट दे, एक हिस्सा अलग दूसरा हिस्सा अलग। जब आप इसी श्रृंखला को एडेनिन थायमिन, थायमिन एडेनिन, एडेनिन थायमिन, थायमिन एडेनिन, उल्टा ऐसा कुछ बना दिया मैंने, 5' 3' चेन है, ये 3' 5' है, इसको जब हम बीचों बीच से काटकर अलग कर दें तो एक हिस्सा अलग हो जाएगा, दूसरा हिस्सा अलग हो जाएगा, और इस प्रकार के विदलन को आप कहोगे सपाट छोर विदलन। आपके काम का इतना ही है अभी एनसीईआरटी में, इसके आगे बहुत सारा है पढ़ने के लिए, लेकिन आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना आपके सिलेबस में है बस उतना पढ़ो, उतना आपके काम का है। ये जो प्रतिबंधन एंजाइम है, इसकी खोज के कारण ही ये जो टेक्निक आप आगे पढ़ोगे जिसे कहा जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक, यानी कि पुनर्योगज डीएनए तकनीक। अब इस तकनीक में हम क्या करेंगे, किसी एक जीव का डीएनए लेंगे या उसका जीन लेंगे और दूसरे जीव के डीएनए को अलग करके उसका कोई टुकड़ा ले जाकर इस वाले डीएनए में जोड़ दिया जाएगा। एक टुकड़ा इसका अलग करो, एक टुकड़ा इसका अलग करो, इसका ले जाके यहाँ पे जोड़ दो। आगे मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगी, क्योंकि डीएनए से डीएनए नहीं, वहां पे हम प्लाज्मिड या दूसरे खंडों का इस्तेमाल करते हैं, वो आपको आगे पुनर्योगज डीएनए तकनीक में मिलेगा। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि प्रतिबंधन एंजाइम का आविष्कार हो पाया, इसीलिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक या पुनर्योगज डीएनए तकनीक की नींव रखी गई, क्योंकि बिना प्रतिबंधन एंजाइम के आप किसी भी डीएनए को खंडों में नहीं तोड़ सकते, इसको काट नहीं सकते। इसको काटने के लिए आप कोई नाइफ का यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे जो नाइफ है वो कौन सा है, प्रतिबंधन एंजाइम। यही डीएनए के विशिष्ट अनुक्रम स्थल को छांटता है, अभिज्ञान स्थल की पहचान करता है कि कहाँ कौन सा हिस्सा जाके जुड़ेगा, और उसके बाद उस हिस्से को काट के अलग कर देता है। तो काटने वाला, पहचान करने वाला, काटकर अलग करने वाला, ये सारा काम जो है ये किसका है, प्रतिबंधन एंजाइम का है। इसीलिए आप कह सकते हो कि प्रतिबंधन एंजाइम के आविष्कार के बाद ही, इसकी खोज के बाद ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक की नींव रखी गई। रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक में सबसे पहले जिस एलिमेंट की जरूरत होती है वो होता है प्रतिबंधन एंजाइम। इसके बिना हम किसी भी डीएनए को खंडों में नहीं काट सकते। ठीक है, अब आगे अगला जो आपका आता है एक और इसी से रिलेटेड, वो है बेटा काइटिनेज। ठीक है, काइटिनेज क्या है, तो काइटिनेज भी एक प्रकार का एंजाइम है। काइटिनेज भी एक प्रकार का एंजाइम है। देखो, जो कवक होते हैं ना, कवक, ठीक है, कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है, कवकों की कोशिका भित्ति काय की बनी होती है बेटा, काइटिन की बनी होती है। काय की बनी होती है, काइटिन की। तो कवक की जो कोशिका भित्ति है वो काइटिन की बनी हुई होती है, और जब भी हमें कवक से उसके अंदर का मटेरियल यानी कि उसका डीएनए, उसके ऊतक, उसकी कोशिका कुछ भी हमें प्राप्त करना हो तो सबसे पहले हमें उसकी कोशिका भित्ति को हटाना होता है, तब जाके हम अंदर पहुंचते हैं। तो हमारे उपयोग का जो पदार्थ है वो कवक के अंदर है,
और कवक के अंदर से उस पदार्थ को प्राप्त करने के लिए आपको उसकी कोशिका भित्ति को हटाना होता है। और कोशिका भित्ति बनी हुई है काइटिन की, और काइटिन को पचाने वाला, उसको हटाने वाला जो एंजाइम है उसका नाम ही है बेटा काइटिनेज एंजाइम। काइटिनेज एक प्रकार का एंजाइम है जो कि कवकों की जो कोशिका भित्ति है काइटिन, उस काइटिन को हटाने का काम करता है, उस लेयर को हटाने का काम करता है, ताकि हम कवक से अपने उपयोग का जो उत्पाद है वो प्राप्त कर सकें। चलिए, आई थिंक यहाँ तक आज के लिए पर्याप्त है, क्योंकि जैव प्रौद्योगिकी, आनुवांशिक अभियांत्रिकी, इसके बाद प्रतिबंधन एंजाइम और उसके बाद काइटिनेज जो एंजाइम है, इसको पढ़ने के बाद मेरे को नहीं लगता कि आप पुनर्योगज डीएनए तकनीक या जीन क्लोनिंग पढ़ने के लिए अभी तैयार हैं। ठीक है, तो इतना आज के लिए पर्याप्त होगा। अब हम कल पढ़ेंगे पुनर्योगज डीएनए तकनीक जो है वो कैसी होती है, उसके विभिन्न चरण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक बार बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार इसको अलग अलग तरीकों से पूछा जाता है, या तो ये या फिर जीन क्लोनिंग क्या है वो। ठीक है, तो आई होप आज का जो थोड़ा सा टॉपिक ऐसा था कि सर के ऊपर से भी जा सकता है, मतलब थोड़ा सा बेटा टफ है ये जो पोर्शन है जैव प्रौद्योगिकी, ये समझना हर किसी बच्चे के बस में नहीं है। और अगर आप समझ गए हो तो अपने आप को खुशकिस्मत समझो, क्योंकि एग्जाम में से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, वो आपसे बनेंगे तभी जब आप इसकी डिटेल अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, तो आज जितना भी मैंने पढ़ाया आप उसको डिटेल में एक बार अच्छे से और पढ़िए, और उसके बाद फिर इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव या क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। तो अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करके जाना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना। फाइनेंशियली अगर आप कैपेबल हो तो आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हो, आपकी ही वेलबींग के लिए आप लोगों को ही सपोर्ट मिलेगा इससे कि हमारी टीम थोड़ी सी बढ़ेगी, तो आपको लेक्चर्स भी जल्दी मिलेंगे और कंटेंट भी जल्दी जल्दी ज्यादा मिलेगा, है ना। तो समझ में आया हो तो बिल्कुल लाइक करके जाना और कमेंट करके बताना कि लेक्चर कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।